वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है व्हाई इंडिया बिल्ड दिस इम्पॉसिबल रेलवे लाइन। अच्छा जी, इम्पॉसिबल रेलवे हम्म। लाइन। अब मैं इसके बारे में कुछ इतना श्योरिटी से नहीं कह सकता कि ये किसके बारे में है। मैं जब इसके सबटाइटल्स वगैरह देखता हूँ तो उसके अंदर मुझे कोंकान रेल का जो हाँ, है वो नाम नज़र आता है। वेस्टर्न घाट्स भी वेस्टर्न आता है। घाट्स भी हाँ। आता है। इतना तो हम ज़रूर जानते हैं कि कोंकान रेलवेज़ जो है ये ट्रैक है, ये मुंबई को मंगलुरु से मिलाने के लिए बनाया गया था। और इसके अलावा हम और कुछ नहीं जानते ऑनेस्टली। इसके लिए ये वीडियो हमें देखनी बहुत ज़रूरी है। और वेस्टर्न घाट्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि जितनी भी अभी तक हमने वीडियोस देखी हैं जो हाँ, कि इन वेस्टर्न घाट से होते हुए गुजरते हैं ट्रेन रूट से, यार बहुत ही बहुत खूबसूरत ज्यादा और खूबसूरत है। लश ग्रीन हाँ, इलाका है। और मेरा ख्याल है कि यही सबसे ज़्यादा चार्म भी है इस रूट पे ट्रैवल करने का। लेकिन ये इम्पॉसिबल रेलवे लाइन कैसे बनाई गई, लास्टली की वीडियो है, चल के देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं बातचीत आपसे। चलिए चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। और मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिटर्न। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। कोंकण रेलवेज एक मेजर रेल लाइन है जो मुंबई को मैंगलोर से जोड़ती है। देश के वेस्टर्न मुंबई कोस्ट से पर बनी मैंगलोर। ये लाइन एक इंजीनियरिंग मार्वल है। 741 किलोमीटर और 72 स्टेशंस के साथ ये मोस्टली वेस्टर्न घाट्स के थ्रू जाती है, जो काफी डिफिकल्ट टेरेन है किसी भी रेलवे लाइन के लिए। 2000 से ज्यादा ब्रिजेस और 92 टनल्स लगी हैं इसे बनाने में, और टोटल कॉस्ट आई थी 3,555 करोड़ रुपए। 3 राज्यों से गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, और 1998 तक ये फुली ऑपरेशनल हो गई थी। यानी 1998 से पहले कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं था मुंबई से मैंगलोर के बीच। लोगों को पुणे, बेलगाम, हुबली से होते हुए जाना पड़ता था, इतना घूमकर। जिस ट्रिप में अभी 17 घंटे लगते हैं, उसमें पहले 2 दिन से ज्यादा लग जाते थे, और कई बार तो मल्टीपल ट्रेन भी चेंज करनी पड़ती थी। फिर इसे बनाने में इतना टाइम क्यों लगा, इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। पहली बार इधर रेल लाइन बनाने का सुझाव 1894 में रखा गया था। ब्रिटिश सरकार और रेल कंपनीज चाहती थी कि उनके पोर्ट्स बेहतर कनेक्ट हो जाएं एक दूसरे से और ट्रेड और कॉमर्स बढ़े। लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी में उन्होंने इसे फाइनेंशियली अनवायबल पाया। तब की टेक्नोलॉजी इसे बना तो लेती, मगर डिफिकल्ट टेरेन की वजह से भारी इंजीनियरिंग करनी पड़ती, जिसमें कॉस्ट काफी बढ़ जाती। इसलिए 750 किलोमीटर का हाईवे ही एक जरिया रहा मुंबई से मैंगलोर के बीच, या सी से ही कवर किया जा सकता शिप्स की मदद से। कुछ साल बाद 1907 में मैड्रास से शोरनूर के रास्ते मैंगलोर तक रेलवे लाइन बनाई मैड्रास रेलवे कंपनी ने। इसका स्कोप देखते हुए इसे मुंबई तक एक्सटेंड करने का भी प्रपोजल रखा उन्होंने, मगर सेम ही आउटकम निकला, कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। इसका मेन रीजन था कि रूट में कम पॉपुलेशन और कम ट्रेड है बाकी रूट के कंपैरिजन में, तो वो कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा रूट को गोवा से गुजरना था, जो उस वक्त पोर्चुगीज कंट्रोल में था। वो भी ब्रिटिश रेल कंपनीज के साथ इतना कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। फिर से कई सालों के लिए इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद कोंकण रेल का आइडिया दोबारा उठाया गया और 1957 में कई जगह एरियल सर्विस भी किए गए। मुंबई की एग्जिस्टिंग लाइन को भी धीरे धीरे एक्सटेंड करना शुरू किया, जैसे 1964 में दीवा से पनवेल तक और 2 साल बाद आपटा तक। उसी साल रेलवे मिनिस्टर ने इसे साउथ में और एक्सटेंड करने का प्रपोजल रखा वेस्टर्न कोस्ट रेलवे के नाम से। इसके लिए मैंगलोर और दसगांव से रत्नागिरी के बीच सर्विस करवाए गए, मगर इन सब कोशिशों के बावजूद रोहा तक एक्सटेंड करने के लिए 20 साल लग गए। इसका नाम कोंकण दिया गया है रीजन के नाम पर, जो कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को कहते हैं। ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में आता है, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में वेस्टर्न घाट्स के बीच। फाइनली ऑलमोस्ट 100 साल की वेट के बाद जुलाई 1990 में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया। इससे इंडियन रेलवे से अलग रखा गया, क्योंकि उस वक्त 3500 करोड़ रुपए चाहिए थे इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जितने फंड्स इंडियन रेलवेज के पास मौजूद नहीं थे। इंडियन रेलवेज के पास प्रायोरिटी लिस्ट में पहले ही बहुत काम थे, जैसे कुछ लाइन्स और स्टेशंस को अपग्रेड करना, ऑपरेशंस को स्मूथ बनाना, जिसके कारण वो कोंकण रेलवे लाइन पर फोकस ना कर पाते। और अगर उन्हें फंड्स मिल भी जाते तो वो उन्हें दूसरे कामों में पहले लगाना ज्यादा जरूरी समझते। ये देखते हुए पार्लियामेंट ने रेल मंत्रालय के अंडर मगर इंडियन रेलवे से अलग एक कंपनी बनाई और उसे डायरेक्टली फंड्स एलोकेट किए। इससे कोंकण रेल बनाना पॉसिबल हो पाया। बजट पास होते ही रोहा को मैंगलोर से कनेक्ट करने का काम भी शुरू हो गया। पूरे रूट को 7 सेक्टर्स में बांटा गया, जिसमें हर एक सेक्टर लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। 3 स्टेट से पास करता है ये रूट, 382 किलोमीटर महाराष्ट्र से, 105 किलोमीटर गोवा से और 273 किलोमीटर कर्नाटका से। इसके पहले 2 सेक्शंस 1993 में खुले, मैंगलोर से उडुपी और रोहा से वेरा के बीच, और पूरा रूट जनवरी 1998 में खुल गया।
और उसी समय सावंतवाड़ी एक्सप्रेस चलने लगी रूट पर। टोटल 3,555 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने में। रूट में 2,116 ब्रिजेस और 92 टनल्स शामिल हैं ताकि टर्न्स और ग्रेडियंट कम से कम रखा जा सके स्पीड मेंटेन करने के लिए। रूट का एवरेज ग्रेडियंट सिर्फ 0.38 डिग्रीज है और 160 किलोमीटर पर आवर की डिजाइन स्पीड पाने के लिए मैक्सिमम कर्व रेडियस 1.26 किलोमीटर की रखी गई है। लॉन्गेस्ट टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है रत्नागिरी के पास कार्बोडे टनल, और टॉलेस्ट वायडक्ट 64 मीटर हाई है पनवल नदी पर, और वो भी रत्नागिरी के पास। टोटल 72 स्टेशन आते हैं पूरे रूट में, मगर ज्यादातर एक्सप्रेस ट्रेन सिर्फ कुछ मेजर स्टेशन पर ही रुकती है। तीनों स्टेट्स ने भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड की थी इसके लिए। भारत सरकार का 51% हिस्सा था, बाकी महाराष्ट्र का 22%, कर्नाटका का 15% और केरला और गोवा दोनों का 6% कंस्ट्रक्शन लार्सन एंड टुब्रो, गैमन इंडिया और एफकॉन्स ने किया अलग अलग सेक्शंस में। अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया गया और काम दोनों एंड से शुरू हुआ साथ में। हाइड्रोलिक टनल डिगिंग इक्विपमेंट को स्वीडन से इंपोर्ट किया गया ताकि टनल कंस्ट्रक्शन में कम से कम इश्यूज आए। देश में पहली बार इंक्रीमेंटल लॉन्च मेथड का इस्तेमाल किया गया। इन अचीवमेंट्स के अलावा कंस्ट्रक्शन में कई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे पहले था लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। लगभग 43,000 लैंड ओनर्स से जमीन खरीदने में कंपनसेशन और रीलोकेशन के इश्यूज उठे। गोवा में इन पर कोर्ट केसेस भी हुए इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के वायोलेशन को लेकर। सेंसिटिव इकोलॉजी को हार्म पहुंचाने के लिए उन पर इल्जाम लगाए गए, जिसके बाद प्रोजेक्ट को 9 महीने के लिए रोक दिया गया। एक हाई लेवल कमेटी ने एक बार फिर से स्टडी की और कुछ रिकमेंडेशन दिए रूट के लिए, जिसके पूरा होने पर काम फिर से कंटिन्यू हो पाया। कुछ टनल कंस्ट्रक्शन के दौरान रूफ कोलैप्स होने से काफी डिलेज भी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ काफी सॉफ्ट सॉइल मौजूद थी। इस डेंजर सिचुएशन की वजह से 19 वर्कर्स की भी जाने गई, जिनके परिवार वालों को कंपनसेशन दिया गया। पूरे प्रोजेक्ट के दौरान कुल 74 जाने गई। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनाना पहले से ही काफी डिफिकल्ट साबित होने वाला था, इसीलिए इसको बनाने के लिए एक ब्रिलियंट रेलवे इंजीनियर और मैनेजर की जरूरत थी। यहाँ एंट्री हुई ई श्रीधरन की। ये पहले से ही काफी अकम्प्लिश थे और कई बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स में उनका भारी योगदान रहा था। जैसे 1964 में एक सुपर साइक्लोन ने जब रामेश्वरम के पास पाम्बन ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब इसे रिस्टोर करने की जिम्मेदारी ई श्रीधरन को दी गई थी 6 महीने के टारगेट के साथ। उन्होंने अपनी रिसोर्सफुलनेस दिखाते हुए इसे सिर्फ 46 डेज में पूरा कर दिखाया। ये रूट आज भी यूज होता है और कोई भी मेजर इशू नहीं देखने को मिला इतने सालों में। आज उसके पैरेलल में एक नया पाम्बन ब्रिज बनाया जा रहा है वर्टिकल लिफ्ट सेगमेंट के साथ, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की है इस वीडियो में। इसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। पाम्बन ब्रिज की सफलता के बाद ई श्रीधरन को कोलकाता भेजा गया, कोलकाता मेट्रो की प्लानिंग, डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एज अ डेप्यूटी चीफ इंजीनियर। ये तब देश में सबसे एडवांस प्रोजेक्ट में से एक था। पहली बार इंडिया में मेट्रो रेल बनाई जा रही थी और इसका काम शुरू हुआ 1970 में। उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया और फाउंडेशन स्टोन भी ले कर दिया था, मगर 1975 में उन्हें प्रोजेक्ट से ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद वो वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर रहे कुछ सालों के लिए, और 1990 में जब वो रिटायर होने ही वाले थे, रेलवेज ने एक्सटेंशन देकर कोंकण रूट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी। इसे उन्होंने बखूबी निभाया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। उनकी लीडरशिप में इस पर स्पीड से काम हुआ और सिर्फ 8 साल में पूरा रूट बनकर तैयार था। सिर्फ 3 साल का डिले और 15% कॉस्ट ओवररन देखने को मिले, जो कि पब्लिक प्रोजेक्ट में बहुत रेयर होता है। कोंकण रेलवेज की सफलता के बाद उन्होंने 1998 में दिल्ली मेट्रो बनाने की कमान संभाली। 4 साल बाद 30,000 से शादरा का पहला स्ट्रेच खुल भी गया और आज दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जहां पर काम टाइमली और बजट के अंदर पूरा हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कोची, जयपुर और लखनऊ मेट्रोज में भी एडवाइस किया, इसीलिए आज उनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर कोंकण रेलवे के प्रेजेंट स्टेटस की बात की जाए तो 100 से ज्यादा ट्रेन चलती हैं रूट पर। इनमें 46 पेयर मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के हैं और 4 पेयर पैसेंजर ट्रेन के। इसके अलावा 600 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती हैं समर, विंटर्स और अलग अलग हॉलीडेज के वक्त। हर साल 3 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स कोंकण रेलवे से ट्रैवल करते हैं, जो कि पिछले 20 सालों में 7 गुना बढ़ गए हैं, और 3,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है इनका हर साल। इसके बनने से काफी फायदा भी देखने को मिला है लोगों को, ट्रेड और माइग्रेशन। वेस्टर्न कोस्ट को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से लोकल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स को चीपर रेट पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकती है। इस रूट में रहने वाली पॉपुलेशन धीरे धीरे नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस की तरफ भी शिफ्ट होने लगी है। मुंबई, गोवा और मैंगलोर जैसे बड़े शहरों की तरफ माइग्रेशन बढ़ा है, जो रूरल एरिया से बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिला है। कई अनटैप प्लेसेस जैसे गणपतिपुले, अंबोली और रत्नागिरी जैसे सीनिक स्पॉट्स में लोग ज्यादा ट्रैवल करने लगे हैं, और गोवा में तो टूरिज्म बड़ा ही है इसकी वजह से। इसके बनने से पहले मुंबई से गोवा के बीच 20 घंटे लगते थे लोगों को पुणे के रास्ते जाना पड़ता था और रामनगर में ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी। अब मुंबई से गोवा सिर्फ 8-9 घंटे लगते हैं। रोज जनशताब्दी, वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस चलती है इनके बीच। इसके बेनिफिट्स देखते हुए रूट को डबल ट्रैक करने के भी प्लान्स बने, जो कि पूरी सिंगल ट्रैक थी पहले। रोहा से वीर तक 47 किलोमीटर लंबा सेक्शन डबल
डबल ट्रैक कर दिया गया है 2021 में 770 करोड़ रुपए की कॉस्ट के साथ। इसके अलावा 324 किलोमीटर के सेक्शंस को अभी भी डबल ट्रैक किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि ये सेक्शन मोस्टली फ्लैट टेरेन पर मौजूद है। जैसे मदुरै से वैभववाड़ी रोड तक का ये 88 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच। इसके अलावा रूट को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए भी प्रपोजल्स रखे गए थे 2015 में एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। 2019 में एलएनटी ने थकूर से बिजूर का स्ट्रेच इलेक्ट्रीफाई किया। 2021 में रोहा से रत्नागिरी का पार्ट हुआ कुछ कोविड डिलेज के बाद, और 2022 तक इसका 100% रूट इलेक्ट्रीफाई हो चुका था। इसमें 1280 करोड़ रुपए लगे और 18% की रिडक्शन देखने को मिली ट्रांसपोर्ट यूनिट कॉस्ट में। आजकल कोंकण रेलवेज को इंडियन रेलवे से मर्ज करने की भी बात हो रही है, क्योंकि इसके फर्दर अपग्रेड्स के लिए जो फंड्स और लैंड चाहिए होंगे उसको हासिल करना इसके लिए इंडियन रेलवेज के मर्जर के बाद काफी आसान हो जाएगा। आज इंडियन रेलवेज के पास फंड्स की इतनी कमी नहीं है जितनी तब थी 1990s में, और वो कोंकण को बेहतर सपोर्ट कर सकती है, ऐसा मानना है कई रेल एडमिनिस्ट्रेटर्स का। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केआरसीएल पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक पर यूनिक सरचार्ज इंपोज करती है 40% पैसेंजर्स पर और 50% फ्रेट ट्रैफिक से। इंडियन रेलवेज के साथ मिल जाने से ये प्रोसेस भी बदल जाएगा और पैसेंजर्स पर भी बोझ कम होगा। केआरसीएल ने इस रूट के अलावा देश के कुछ और प्रोजेक्ट्स में भी अपना योगदान दिया है। उनकी एक्सपर्टीज है डिफिकल्ट टेरेन में रेलवे लाइन बनाने की, तो इसलिए उनको उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को बनाने के लिए एज अ कंसल्टेंट चुना गया। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कश्मीर को भारत के बाकी रेल नेटवर्क से जोड़ता है। इसमें उन्होंने 22 ब्रिजेस का निर्माण भी किया है इंडियन रेलवे के साथ मिलकर, जिसमें चेनाब ब्रिज भी शामिल है, दुनिया का टॉलेस्ट रेल ब्रिज। ये एक आयरन एंड कंक्रीट का आर्च ब्रिज है जो चेनाब नदी के 359 मीटर ऊपर से गुजरता है। ये कटरा से थोड़ा आगे जाकर बना है और बनाने में 1500 करोड़ रुपए लगे। इसके ऊपर हमने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, इसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। नाइस वीडियो यार, बहुत अच्छी वीडियो, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यार, बहुत ही अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और हमने इस वीडियो के अंदर ये जाना कि कोंकण रेलवे जो है ये वाकई एक मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग है। हाँ। और खैर हमने इससे पहले मतलब इस रूट के ऊपर बने हुए कुछ व्लॉग्स देखे भी, और उनका देखे भी हमने मॉनसून में थे, मॉनसून में देखे थे, है। और बड़ी कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स और बड़ी खूबसूरत सीनरी आपको इस रूट के ऊपर मिलती है। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये रूट एक्चुअलिटी में बना कैसे है, और उसके बारे में बेसिकली इस वीडियो ने हमें डिटेल दी। और मतलब उसने वाकई हमें जो है वो ओवरवेलम करके रख दिया इंफॉर्मेशन ने। और सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने बताया इस वीडियो के अंदर कि 741 किलोमीटर लंबी ये एक रेलवे लाइन है, और अब मतलब बेंगलुरु और बॉम्बे जिन दो शहरों को आपस में कनेक्ट किया गया, 17 घंटे में ये फासला तय हो जाता है, जो कि अदरवाइज 2 दिन लगते थे पहले इसको। 2 दिन लगते थे, और फिर उन्होंने बताया कि भाई डिफरेंट शहरों से होकर लोग वहां पे पहुंचते थे। बिल्कुल ऐसा ही और अब है। 17 घंटे में ये सफर तय होता है। 17 घंटे में हो जाता है, और मतलब ये आसानी, और इसको डिले पहले इस वजह से भी किया जाता रहा कि एक तो मतलब इंडियन रेलवेज के पास वो बजट नहीं था, फिर ये कि इस जगह पे बनाने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगते थे, और फिर ट्रेन बड़ा अनफॉरगिविंग किस्म का था। लेकिन फाइनली मतलब 2000 प्लस टनल्स और 92 ब्रिजेस मेरा ख्याल है उन्होंने बताया कि उसके साथ उन्होंने इस रूट को कंप्लीट किया, और क्या खूबसूरत रूट उन्होंने बनाया। सो द थिंग इज कि देर आए दुरुस्त आए, और अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने इस वीडियो के अंदर हमें ये बताया कि ऑलमोस्ट को 3 करोड़ लोग इस रूट के ऊपर ट्रेवल करते हैं और 72 स्टेशंस भी पड़ते हैं बीच में, लेकिन हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती नहीं है। डेफिनेटली हर स्टेशन पे नहीं रुकती है, और कुछ स्पेशल ट्रेन्स का भी उन्होंने बताया कि इसके ऊपर चलाई जाती हैं ट्रेन्स, और मतलब अब ये पूरे का पूरा इलाका बेहतरीन तरीके से कनेक्टेड है, और अब तो इसको जो ट्रैक को डबल करने और उसको इलेक्ट्रीफाई करने की बात की जा रही है। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे ना कि उसको टोटली उन्होंने इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। बहुत अच्छा जो है एक इक़दाम है, क्योंकि देखो ना एक चीज ये है वो ना कि मतलब ना सिर्फ एफिशिएंट हो जाता है ट्रैक, बल्कि आप ये देखें कि इंसान ने इसी पोल्यूशन की वजह से ये जो बैलेंस है एक एटमॉस्फेयर का, वो किस टिपिंग पॉइंट पे ले आए हम कि मौसम अब इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गए, और अभी भी अगर कुछ ना किया गया तो ये तो मतलब मेरी नज़र में तो ये वेदर इतना अनफॉरगिविंग हो जाएगा कि द सोसाइटी एज वी नो इट ये खत्म हो जाएगी, ये कुछ और का और बन जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पोल्यूशन को जिस हद तक कम किया जाए। और दूसरा फिर आप देखें ना कि इसके अलावा जब वो टोटली इलेक्ट्रीफाई हो गया है तो जो उनकी टिकट प्राइस है वो कितनी अफोर्डेबल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और फिर जाहिर है सस्ती होगी तो ज्यादा लोग ट्रेवल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि डीजल वगैरह जो है उसका जाहिर है कि एक बड़ा अच्छा खासा बर्डन होता है,
और इलेक्ट्रीफाई होने के बाद जाहिर है कि वो एक तो टिकट वैल्यू कम हो गया, दूसरा बहरहाल इस रूट के ऊपर ट्रेन चलने से उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो छोटे शहर थे वहाँ से मुंबई तक लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत से लोग नए सपने लेके सपनों की नगरी तक गए, कई एक्सेल कर गए होंगे और कई जो है वो अपना गुज़ारा वहाँ पे बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सो द थिंग इज़, और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो मैं भूल चला था ऑलमोस्ट, वो ये कि गोवा जैसी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसके अलावा कई ऐसी टूरिस्ट हाँ। डेस्टिनेशन जो थ्रू आउट ये इन जो है वो घाट्स के इर्द-गिर्द हैं, वहाँ तक लोगों की रसाई होना शुरू हो गई। सो नेचुरली उन इलाकों का भी एक बिज़नेस और एक मयार ज़िंदगी ऊपर गया होगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं मतलब जैसे ये कोंकाण रेलवेज़ है, तो ये जो है महज़ एक प्रोजेक्ट नहीं होता। इसके साथ एसोसिएटेड जो टूरिज़्म है, जो शहरों की इकोनॉमी है, लोगों की पर्सनल इकोनॉमिक्स है, बिल्कुल। उसके ऊपर बड़े पॉजिटिव असरात होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे लोग इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, उतने ही दूररस फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। सो ऑल इन ऑल हमने इसके अंदर जो वीडियो में था वो तो ऑलमोस्ट अपनी बातों में हमने कवर कर दिया, लेकिन जो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के बारे में हमें बताया गया, बहुत यार अच्छा उनके लगा बारे में मुझे हम नहीं सुन के। जानते थे। हाँ। और वी विल डेफिनेटली ट्राई कि हम उनकी जो बायोग्राफी है उसको देखें और उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन शेयर करें, बिकॉज़ वी डिड नॉट नो कि उन्होंने इंडिया के किन-किन बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हिस्सा लिया हुआ है, और ना सिर्फ हिस्सा लिया है बल्कि उनको उन्होंने अंजाम दिया है। सो व्हाट अ ग्रेट मैन ही वाज़, ही इज़ आई गेस। तो बाकी आप बताइए आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा? आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।